इसमें ये साइड रिप्रेजेंट करती है पी टाइप को और ये साइड रिप्रेजेंट करती है एन टाइप को। जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा पी से एन की तरफ फ्लो होता है, इसलिए इसको यूनिडायरेक्शनल भी बोलते हैं। अब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि जो होल्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। मैम हाँ मैम ये करंट पी से एन ही क्यों फ्लो करता है, एन से पी क्यों नहीं करता? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होगा ना, करंट की डायरेक्शन क्या होती है? अच्छा, मतलब एन टाइप से जो इलेक्ट्रॉन्स जब पी में जाते हैं तो हम अपोजिट डायरेक्शन करंट देते हैं इसलिए। हाँ ओके। और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं और होल्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। These are the basic things. Now I will discuss about the pH. This line represents the contact or we can say junction. ये P टाइप है, ये N टाइप है। जब P टाइप सेमीकंडक्टर N टाइप सेमीकंडक्टर के कांटेक्ट में आता है तो वहां से PN जंक्शन बनता है। जंक्शन मतलब कि जहाँ पे दो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये कह सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें होल्स ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, कि मतलब पी टाइप में होल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एन में होल्स की कंसंट्रेशन कम है, तो होल्स जो है वो पी से एन की तरफ मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और पी टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन टाइप से पी टाइप की तरफ मूव करेंगे। तो जो मूवमेंट हो रहा है चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से, उसकी वजह से जो करंट फ्लो होगा उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। यहाँ पे हमने कोई भी एक्सटर्नल सोर्स इसके लिए अप्लाई नहीं किया है और ये जो करंट होता है डिफ्यूजन करंट, ये सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। ठीक है, इसके अलावा एक करंट और होता है दैट इज नॉन एज अ ड्रिफ्ट करंट, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। अब वो कहाँ से आता है, उसके लिए पहले हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए डिप्लीशन रीजन का, कि डिप्लीशन रीजन बनती कैसे है और वहाँ पर होता क्या है एक्चुअली। तो जब ये वो चार्ज कैरियर मूव करते हैं पी से एन और एन से पी की तरफ, तो यहाँ पर नियर द जंक्शन क्या होता है कि जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है उनका रिकॉम्बिनेशन होता है, कि जो होल्स है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन मिलकर वो न्यूट्रल बन जाते हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बचते हैं जो कि मूव नहीं करते। तो अब ड्यू टू चार्ज सेपरेशन यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि इस पोटेंशियल की वजह से अब इलेक्ट्रॉन जो है या होल्स जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते, इनको कुछ ना कुछ बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। और इस जो ये डिप्लीशन रीजन जो बनता है इसके थ्रू कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा। इस पोटेंशियल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो ये मूवमेंट होगा अगर चार्ज कैरियर पे, तो जो करंट फ्लो होगा उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो ये जो होता है ये होता है बेसिकली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। बैरियर पोटेंशियल माइनॉरिटी के कारण ना, बैरियर पोटेंशियल हाँ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। ओके मैम। और जो डिफ्यूजन करंट है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा। अब बात आती है कि ये बैरियर पोटेंशियल होगा क्या, और जो ये डिप्लीशन रीजन होता है इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू 0.5 माइक्रोमीटर होती है। इट कैन बी वेरी, फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरवर्ड बायस करें या रिवर्स बायस करेंगे तो रिवर्स बायस से ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी और फॉरवर्ड बायस से ये वैल्यू कम हो जाएगी। वो आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे होता है कम एंड ज़्यादा। अब बात आती है कि जो बैरियर पोटेंशियल ये है कि ये होता क्या है।
तो ये बैरियर पोटेंशियल किस वजह से आया ये पता चल गया, कॉन्टेक्ट की वजह से यहाँ पे चार्ज डेवलप होंगे, उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, तो वो होता है बैरियर पोटेंशियल। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, KT बाई E ln NE ND अपॉन NI स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर तुम्हें इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखना है तो तुम मिलमैन वाले बुक से देख सकते हो। मैम यहाँ पर तो दो तरह के करंट है ना, मतलब होल करंट एंड वो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट, तो जो यूनिडायरेक्शनल बोला गया है वो होल के वजह से बोला गया है। डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन की वजह से बोला मैंने, यूनिडायरेक्शन मतलब होल करंट को डिनोट कर रहा है ना वो। नहीं, वो तो जो टोटल करंट हम लिखेंगे वो ये होगा कि I = IH प्लस I इलेक्ट्रॉन, लेकिन जो करंट की डायरेक्शन होती है जनरल, जो हम कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं वो क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है ना, तो उस बिहाफ पे ऐसे बोला जाता है कि इसमें करंट फ्लो होता है वो T से N की तरफ होता है। अगर तुम N से T की तरफ लिखोगे तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में तुम्हें करंट लिखना पड़ेगा। ओके, मतलब वो सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट की तरह हम देख रहे हैं ना, वो यूनिडायरेक्शनल। ओके मैम ये फॉर्मूला में K के बाद क्या है? जो ड्रिफ्ट करंट है इसके भी 2 पार्ट्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, होल्स की वजह से, और सिमिलरली डिफ्यूजन करंट जो होता है इसके भी 2 पार्ट्स होंगे कि ये होल्स की वजह से भी होगा और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी होगा, क्योंकि डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन्स का भी हो रहा है और होल्स का भी हो रहा है। अब जो ये था बैरियर पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला ये होता है, और जो इसमें जो KT बाई E है ये हमारा थर्मल वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट बहुत बार पूछी भी जाती है, स्पेशली BHU में। थर्मल वोल्टेज जो होता है वो होता है VT = KT बाई E। ये सारे नॉन कांस्टेंट हैं, तो अगर एट रूम टेम्परेचर अगर हम देखें एट T = 300 केल्विन, जो VT की वैल्यू होगी वो 0.025 वोल्ट और 25 मिलीवोल्ट। मैम ऊपर जो आपने फॉर्मूला लिखा है एक बार बता दो, उसमें क्या क्या वैल्यूज है? हाँ बता रही हूँ। या VT में वैसे K रिप्रेजेंट कर रहा है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, E इलेक्ट्रॉन चार्ज है, और जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा था VT ln NE ND अपॉन NI स्क्वायर, इसमें Na रिप्रेजेंट कर रहा है जो नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयन, और ND जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ डोनर, और Ni जो होता है वो होता है कंसंट्रेशन इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको भी नंबर की जगह तुम कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेप्टर आयन और डोनर। ठीक है, अब ये एक्सेप्टर आयन और डोनर आयंस क्या होते हैं? यहाँ मैंने ये बोला था कि इसके अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्सेप्टर आयन है, और इसमें एन टाइप में होल्स जो हैं वो डोनर आयन। डोनर आयन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका होता है, और एक्सेप्टर आयन वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। हम एक बार रिपीट करिए ना। पी टाइप में जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सेप्टर आयन, और जो एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उनको बोलते हैं डोनर आयन। ये था ऑल अबाउट द पोटेंशियल बैरियर। नाउ द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन।
कंसंट्रेशन इन इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? जब दोनों तरफ डॉपिंग सेम होगी, ये लॉ ऑफ मास एक्शन तुमने पढ़ा होगा सेमीकंडक्टर में, NP इज इक्वल टू NI², ऐसा कुछ। कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम जब दोनों तरफ जो डॉपिंग होती है पी साइड और इन साइड में वो इक्वल होती है, मीन्स N इज इक्वल टू 3। तो उस नंबर टाइम ऑफ पर होल्स और इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद बात करते हैं विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। जो अभी मैं बोल रही थी कि विड्थ की वैल्यू जो स्टैंडर्ड होती है वो लगभग इस रेंज में होती है। इसके लिए भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है जो कि डॉपिंग पे ही डिपेंड करता है, डॉपिंग एंड द पोटेंशियल बैरियर पे, कि जो हमने ये जो पोटेंशियल बैरियर है VB या V0 किसी भी डिनोट कर सकते हो, इस पे डिपेंड करता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। ये एप्सिलॉन परमिटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे चार्ज Q जो E की वैल्यू है वही है 1/NA + 1/ND × E। की स्टैंडर्ड वैल्यू मैं तुम्हें बता चुकी हूँ जो कि 0.5 माइक्रोमीटर होती है। अब इसमें ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने डॉपिंग इंक्रीज की है, अगर पी साइड में डॉपिंग इंक्रीज कर देते हैं तो उस तरफ जो डिप्लीशन विड्थ होगी वो कम हो जाएगी, और अगर मैं एन साइड में डॉपिंग इंक्रीज करती हूँ तो डिप्लीशन विड्थ उस डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब डॉपिंग इंक्रीज करेंगी, मतलब कि NA और ND की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जो हमारी डिप्लीशन विड्थ है वो डिक्रीज हो जाती है। इसमें ये तो मैंने बताई है तुम्हें टोटल डिप्लीशन विड्थ। डिप्लीशन विड्थ हम केवल N रीजन और P रीजन की भी फाइंड आउट कर सकते हैं। डॉपिंग इंक्रीज करने का क्या मतलब होता है कि और पी टाइप के डाल दिए? इम्प्योरिटीज और ज्यादा ऐड करना, मतलब जैसे P टाइप है तो उसके अंदर नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज हो जाएंगे, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज होंगे तो एक्सेप्टर आयंस भी इंक्रीज होंगे। ये मतलब है डॉपिंग इंक्रीज करने का। कोई भी एक सेमीकंडक्टर है उसके अंदर P टाइप इम्प्योरिटीज को ज्यादा ऐड करना। W इज इक्वल टू WP + WN। मैम डिप्लीशन विड्थ तो मतलब एक्सेप्टर आयन एंड डोनर आयन को लेकर बनाया जाता है ना, तो जब वो इंक्रीज करेगा तब तो डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगा ना, जब उसका नंबर बढ़ेगा तो। एक्सेप्टर आयन और मतलब डिप्लीशन विड्थ तो मतलब डिप्लीशन रीजन में तो सिर्फ एक्सेप्टर आयन और डोनर आयन रहता है, तो जब उसका हम नंबर इंक्रीज करेंगे तो डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगा ना। नहीं, उसका नंबर इंक्रीज करने से डिप्लीशन विड्थ इंक्रीज थोड़ी ना होगा। डिप्लीशन पे डिपेंड करेगा कि तुमने साइड में बाइसिंग भी कैसे की हुई है, उस पर भी डिपेंड करेगा। अगर तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि यहाँ पे ये जो एक्सेप्टर आयन की ये ज्यादा मैं अगर यहाँ कर देती हूँ तो इससे ये विड्थ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। विड्थ तो डिपेंड करती है ना, यहाँ पे भी जो डॉपिंग तुमने की है उस पर भी तो डिपेंड करेगी। अच्छा ओके। यहाँ किस पैरामीटर की डिपेंड नहीं करती कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आयंस है, ये तो यहाँ जो हमने डॉपिंग की है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, मतलब वो कांस्टेंट रहता है, वो क्या चीज़ कांस्टेंट रहती है? डिप्लीशन विड्थ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम ज्यादा फ्लो होगा तो डिप्लीशन विड्थ ये कह सकते हो कि कम हो जाएगी। वॉइस नहीं आ रहा था, एक बार रिपीट कर देंगे? हेलो यस मैम, वॉइस नहीं आ रहा था, एक बार हेलो रिपीट। हेलो यस
यस मैम। अभी आ रही है वही? यस मैम आ रही है। हाँ मैम, लो आ रही थी। हेलो मैम ये क्वेश्चन है। मैम वो एक बार रिपीट कर दीजिए। अभी वॉइस क्लियर आ रही है? यस मैम। ओके, मैं ये बोल रही थी कि डॉपिंग इंक्रीज करने का मीनिंग ये है कि डॉपिंग इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ जो होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स है वो इंक्रीज होगा, उसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज होगा, तो जो करंट की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो हमारी डिप्लीशन रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा ओके मैम। यहाँ पे दो पार्ट होते हैं डिप्लीशन विड्थ के, एक पी रीजन में भी होती है थोड़ी, हाफ पार्ट और हाफ पार्ट उसका एन रीजन में भी होता है, तो उसके लिए हम अलग से भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि पी के लिए क्या होगा और एन के लिए क्या होगा। इसको जस्ट हाफ पार्ट से डिवाइड कर लेना और वही डब्ल्यू पी और डब्ल्यू एच की वैल्यू, ठीक है। जो मैं ये पोटेंशियल बैरियर बता रही थी तुम लोगों को, इसमें ये भी होता है कि जो हमने जनरली दो ही डायोड देख पढ़ते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तो इनके लिए कुछ फिक्स वैल्यू है। सिलिकॉन के लिए बैरियर की वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3 वोल्ट। ये दोनों वैल्यूज याद रखना, जब डायोड की प्रॉब्लम सोल्व करोगे तो वो वहाँ पे डायोड को रिप्लेस करके डायरेक्ट हमें ये वोल्टेज लगाना होता है कुछ उस टाइप से। वो जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ये क्या फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी क्वेश्चन में सिलिकॉन डायोड गिवन मतलब सर्किट में लगी हुई है और वो अगर आइडियल कंडीशन में है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उस डायोड को रिप्लेस करके एक नॉर्मल वोल्टेज लगा देंगे और उसकी वोल्टेज 0.7 वोल्ट होगी। हाँ मैम वो 0.3 है कि 0.5 है? 0.7 है? 0.3। ओके मैम। ओके मैम ये क्या वोल्ट क्या था, एक बार फिर से बता दो, कब यूज करते हैं और इसका मतलब क्या है? वो मैं अभी तुम्हें न्यूमेरिकल कराऊंगी तब एकदम क्लियरली बता दूंगी, कि मुझे समझ आ जाएगा। तब मैं ये बोलना चाह रही थी उस टाइम कि डायोड जब फॉर एग्जांपल किसी सर्किट के अंदर मैंने कोई सर्किट दिया है तुम्हें और मैं बोल रही हूँ कि इसके थ्रू करंट निकालना है तुम्हें कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, और ये स्पेशली मेंशन है कि ये सिलिकॉन डायोड है, तो अगर ये आइडियल कंडीशन में होगा तो हम क्या करेंगे, इस डायोड को हटा के जस्ट एक वोल्टेज लगा देंगे जिसके थ्रू वोल्टेज होगा 0.7। ऐसा होता है, मतलब वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी तब समझ आ जाएगा, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब बात करते हैं हम पीएन जंक्शन के साथ बायसिंग अप्लाई करते हैं। तो दो टाइप की बायसिंग होती है, एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं हम पीएन जंक्शन विद फॉरवर्ड बायस। मैम आपने WP और WN की अलग अलग वैल्यू बतानी थी ना? क्या जो विड्थ है P के लिए और N के लिए अलग अलग बताना था आपको। मैंने बोला तो कि उसका हाफ कर लेना और कुछ कैलकुलेट कर लेना, अगर नहीं होता तो ग्रुप में पूछ लेना, मतलब ग्रुप में बता दूंगी मैं। पीएन जंक्शन विद फॉरवर्ड बायस ट्राई करके देखना, खुद से हो जाएगा। पीएन जंक्शन विद फॉरवर्ड बायस सबसे पहला तो कंडीशन क्या होती है फॉरवर्ड बायस के लिए कि जो डायोड का पी टर्मिनल है वो बैटरी के पी साइड से कनेक्ट होना चाहिए और जो डायोड का एन टर्मिनल है वो डायोड बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्ट होना चाहिए, तो तभी उसे हम बोलेंगे कि जो हमारा डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है। और अगर इसका जो रिवर्स कंडीशन लें
कि पी साइड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और एन साइड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो उसे हम बोलेंगे रिवर्स बायस। अब ऐसा करने से होगा क्या कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है यहाँ पे बहुत सारे होल्स प्रेजेंट है और यहाँ से भी पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इसको होल्स, बहुत सारे होल्स मिल रहे हैं यहाँ से। तो ये होल्स क्या करेंगे, इनको पुश करेंगे और मतलब यहाँ पे हम इतना पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, अगर इतना पोटेंशियल अप्लाई करें कि वो बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा हो, तो ये होल्स क्या करेंगे, इस बैरियर को ओवरकम कर जाएंगे और यहाँ से पी साइड से एन साइड की तरफ मूव करेंगे और इसके अंदर एक करंट फ्लो होगा जिसे हम बोलेंगे डायोड करंट, जिसे आईडी से डिनोट करते हैं। पर कंडीशन क्या होगी इसके लिए कि जो हम यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज है वो मस्ट बी ग्रेटर देन वीबी, तभी करंट फ्लो हो सकता है, या फिर मिनिमम इक्वल टू वीबी होना चाहिए। इससे अगर हम कम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होल से पी साइड से वो मूव नहीं कर पाएंगे एन साइड की तरफ। मैम ड्रिफ्ट करंट और एंड एग्जाम्पल का केस लेते हैं तो हम जो बायस वोल्टेज है वो हमारी 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी उसके अंदर डायोड करंट फ्लो होगा। अरे वीवी वोल्टेज कौन सा है? वीवी क्या? मैंने वीवी वोल्टेज आप दिए हैं, कौन सा वोल्टेज है? नी वोल्टेज बोल बैरियर रहे है, हैं। बैरियर वोल्टेज है। ये किसी ने नी वर्ड यूज किया है। नो मैं वीवी बोला। बैरियर वोल्टेज की वैसे एक्चुअल में कटिंग वोल्टेज भी होती है और नी वोल्टेज भी होती है, वो मैं तुम्हें पी आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करूँगी तब बता दूंगी। इसके बाद बात करते हैं हम रिवर्स बायस कंडीशन की, कि उसमें क्या होता है। मैम मैम डायोड आपको एग्जाम्पल बता रहे थे। हाँ, वो मैं ये बोल रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल सिलिकॉन डायोड अगर हम लेते हैं तो उसमें हमें मिनिमम बायसिंग वोल्टेज जो है उसके लिए 0.7 या इससे ज़्यादा देनी होगी, तभी उस डायोड के अंदर, सिलिकॉन डायोड के अंदर करंट फ्लो होगा। अगर इससे कम बायस वोल्टेज अगर हम देंगे तो वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ये तुम्हें इसकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक से भी चीज़ समझ आ जाएगी कि जैसे सिलिकॉन डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम प्लॉट करते हैं तो पहले कुछ वोल्टेज तक जीरो करंट रहता है, उसके बाद करंट इंक्रीज होता है। तो वो जो वोल्टेज होती है वो होती है 0.7 सिलिकॉन के लिए और जर्मेनियम के लिए होती है 0.2। अगर तुम में से किसी ने जैसे लेबोरेटरी में सिलिकॉन सॉलिड सेल से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा एलईडी का, तो वहाँ पे तुमने ये चीज़ शायद देखी भी होगी कि अगर वोल्टेज 0.7 से कम होती है तो उसमें करंट मिलेगा भी तो माइक्रो एम्पियर में मिल सकता है, जो कि रिवर्स बायस करंट होगा, पर मिली एम्पियर में जीरो करंट ही मिलेगा। तो जो रेंज होती है आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ये मिली एम्पियर में होती है और ये माइक्रो एम्पियर में होती है। मैम डायोड करंट एंड ड्रिफ्ट करंट में डिफरेंस क्या है? क्या? डायोड करंट एंड ड्रिफ्ट करंट में डायोड करंट और ड्रिफ्ट करंट में डिफरेंस क्या है, ये बोल रहे हो तुम? मैम एक डायोड के अंदर दोनों टाइप के करंट होते हैं, ड्रिफ्ट करंट भी होता है और डिफ्यूजन करंट भी होता है। ओके, मतलब आईडी मतलब आई डिफ्यूजन प्लस आई ड्रिफ्ट। हाँ, पर Okay. कभी तुम्हें स्पेशली कभी क्वेश्चन में ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगी। थियोरेटिकल तुम आगे जब अगर फर्दर एमएससी में भी ये वाला सब्जेक्ट रखते हो तब तुम्हें जरूरत पड़ सकती है कि आई डिफ्यूजन प्लस आई ड्रिफ्ट अलग अलग करना, स्टडी करना पड़े। पर जब भी हम कभी न्यूमेरिकल्स देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो उसमें डायरेक्ट हमें आई डी डायोड करंट ही निकालना होता है। वहाँ पे कभी भी स्पेशली ऐसा नहीं पूछते कि ड्रिफ्ट करंट फाइंड करो या डिफ्यूजन करो। ओके मैम। वो थियोरेटिकल कंसेप्ट है। रिवर्स बायस में क्या होता है, ये पी साइड है, ये एन साइड है।
फर्स्ट कंडीशन तो यही होती है रिवर्स बायस की, जो पी टर्मिनल होता है डायोड का वो नेगेटिव से वोल्टेज के नेगेटिव से कनेक्ट होता है, और एन टर्मिनल जो होता है वो पॉजिटिव के वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो डिप्लीशन रीजन है हमारा, इसमें डिप्लीशन विड्थ जो हो रही थी वो कम हो रही थी, इसमें डिप्लीशन विड्थ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब डिप्लीशन विड्थ ज़्यादा होने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं इनको, और यहाँ से होल्स मिल रहे हैं, तो यहाँ होल्स प्रेजेंट है, ये आपस में रिकम्बाइन कर जाएंगे, मतलब जो होल्स है वो इधर मूव कर जाएंगे और इधर जाके न्यूट्रल हो जाएगी, तो मतलब जो डिप्लीशन विड्थ है वो इंक्रीज हो जाएगी, कहीं से भी करंट फ्लो हो नहीं सकता इसमें। इसलिए रिवर्स बायस में करंट फ्लो जो होता है वो केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है, और वो भी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कभी भी वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। और अगर हमें रिवर्स बायस में नॉर्मल जो डायोड होते हैं उसको हम वर्क नहीं करवा सकते, क्योंकि जो पीएन जंक्शन नॉर्मल जो डायोड होती है वो मतलब डैमेज हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज हमने अप्लाई की तो। इसके लिए हमने स्पेसिफिक एक डायोड डिज़ाइन की है जिसे हम बोलते हैं ज़ीनर डायोड। उससे वो जो है रिवर्स बायस में ही वर्क करती है। उसमें ये होता है कि जब हम रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद शार्प इंक्रीज होता है करंट के अंदर। तो वहाँ पे दो फिनोमेना पढ़ेंगे हम, एक ज़ीनर ब्रेकडाउन होता है उसमें, और एक एलवेंची ब्रेकडाउन होता है। उसकी वजह से ये सारा प्रोसेस होता है कि वो शार्प इंक्रीज होता है करंट में। मैम जब ये रिवर्स डायोड जो रिवर्स बायस है इसके कोई यूज ही नहीं है, तो फिर ये ज़ीनर डायोड क्यों बनाया? हम फॉरवर्ड बायस ही क्यों नहीं कर रहे थे? रिपीट करना अपना क्वेश्चन, ज़ीनर डायोड क्यों बनाया ये बोल रहे हो तुम? हाँ, अगर फॉरवर्ड बायस से ही करंट पास हो सकता है तो। ज़ीनर डायोड इसलिए बनाया हुआ है ना क्योंकि नॉर्मल डायोड को हम रिवर्स बायस में यूज़ नहीं कर सकते। और फिर इसका एक एप्लीकेशन पार्ट ये है कि जो रिवर्स बायस में जब हम डायोड को यूज़ करते हैं तो इसे एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करते हैं। ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे हमें कांस्टेंट करंट मिलता है। हम ये फॉरवर्ड में नहीं कर सकते? एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे शार्प इंक्रीज होता है करंट में, तो वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वर्क करता है। मतलब वोल्टेज रेगुलेटर मतलब कि हम पर्टिकुलर वोल्टेज देते हैं तो उसके हिसाब से हमें मिल जाता है करंट जितना हमें चाहिए। हाँ, मतलब उसमें वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, ये कह सकते हो तुम। जैसे दो चीज़ें होती है, एक होता है कांस्टेंट करंट, एक होता है कांस्टेंट वोल्टेज। तो कांस्टेंट वोल्टेज की तरह काम करता है वो, मतलब कि हम करंट कितना भी इंक्रीज करें वोल्टेज हमें कांस्टेंट मिलेगी। ये हम लेकिन फॉरवर्ड से नहीं कर सकते? नहीं, वहाँ पे शार्प इंक्रीज नहीं होता करंट का, वहाँ पे करंट ऐसा मिलता है, मतलब एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है वहाँ करंट, और उस केस में करंट ऐसे इंक्रीज होता है। दिस इज द डिफरेंस। और मे भी तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे कांस्टेंट करंट सोर्स का और कांस्टेंट वोल्टेज। ओके, लेट्स मूव अहेड। मैम जितने भी कंडीशन मैम रिवर्स वायर का उसको लिखवा दीजिए मैम, ऐसे मेडिकल क्वेश्चन आते हैं मैम। यस मैम, इम्पोर्टेंट। मेडिकल ऐसे नहीं कर पाएंगे मैम, मेडिकल क्वेश्चन रिवर्स और फॉरवर्ड कंडीशन जितने भी होते हैं। कंडीशन कौन सी कंडीशन? मतलब आपने बताया मैम ना कि इसमें माइनॉरिटी चार्ज के कारण फ्लो होता है और टेम्परेचर कैसे बताई थी मैम? हाँ, वो सब तो मैं बताऊंगी अभी। माइनॉरिटी करंट चार्ज कैरियर वो सब तो मैं बताऊंगी अभी। डायोड करंट और वो सब तो बताना है। जैसे मैंने तुम्हें बस एक्सप्लेन किया। डायोड इक्वेशन that is ID equal to unknown exponential
ये होती है डायोड इक्वेशन, जिसके ऊपर हमारा पूरा आईडी कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड होता है। आईडी इज इक्वल टू आई नोट एक्सपोनेंशियल वीडी डायोड वोल्टेज होती है। ये नीटा आइडेंटिटी फैक्टर होता है। इसकी वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है कि हमने डायोड को किस कंडीशन में यूज किया है। अगर आईडी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है तो नीटा की वैल्यू 1 होती है सिलिकॉन के लिए भी और जर्मेनियम के लिए भी फॉर हाई करंट। इस पर सीधे क्वेश्चन आते हैं बीएचयू में, मतलब डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेते हैं नीटा की। कम से कम 2 से 3 बार तो आया है इसके क्वेश्चन। और नीटा की वैल्यू 1 होती है और 2 अगर हमारा आईडी करंट लो होता है। वन होती है जर्मेनियम के लिए और 2 होता है सिलिकॉन के लिए। इसके बाद VT है थर्मल वोल्टेज, VD डायोड जो भी हम बायस वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाई करेंगे वो। जो मैं रिवर्स सैचुरेशन करंट की बात कर रही थी, वो केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, तो हमारा जो करंट होता है रिवर्स सैचुरेशन करंट, या फिर इसे कह सकते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट होता है वो लगभग डबल हो जाता है। वो पावर में है ना T2 माइनस T1/10। आई नोट एट टेम्परेचर T1, आई नोट एट टेम्परेचर T2। ये इससे मल्टीप्लाई में नहीं है। इसका मतलब है कि ये टेम्परेचर T2 पे करंट की वैल्यू क्या होगी, ये टेम्परेचर T1 पे फॉर एग्जांपल किसी इनिशियल पे वैल्यू कुछ है, अगर हमें इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे फाइंड करनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पे 2 की पावर T2 माइनस T1/10 कि 10 डिग्री अगर हम राइज करते हैं तो लगभग जो करंट होता है वो डबल हो जाता है। ये होता है रिवर्स कंडीशन कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो करंट जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट होता है वो इंक्रीज होता है। और जो अभी हमने देखा 3 फिक्स कंडीशन देखी है। एक नॉर्मल कंडीशन होती है जब कोई भी हमने बायस अप्लाई ना किया हो, और एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग और एक होती है रिवर्स बायसिंग। तो जो विड्थ वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है रिवर्स बायस में, और फिर होती है जो नॉर्मल कंडीशन होता है कोई भी बायसिंग ना हो, और फिर होती है फॉरवर्ड बायसिंग। ये रेंज होता है विड्थ का। मैम यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है ना, I0 T1 into 2। हाँ हाँ हाँ, WF होगा ना मैम? हाँ WF है थर्ड नंबर पे वो। मैम मतलब माइनॉरिटी करंट मतलब ही रिवर्स सैचुरेशन करंट है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट होता है वो रिवर्स सैचुरेशन करंट है। मम्मी जो आईडी का डायोड इक्वेशन जो बताइए ये मम्मी दोनों बाइस के लिए होती है, फॉरवर्ड रिवर्स? नहीं, दोनों बायस में एप्लीकेबल है। रिवर्स बायस में ऑलमोस्ट वो आई नोट के इक्वल हो जाएगी।
मैम फिर रिवर्स बायस में आई नॉट माइनॉरिटी चार्ज कह रहे लेंगे ना? हाँ जी, वहाँ पे मतलब ये होगा। फॉरवर्ड में क्या? एक मिनट। जनरल इक्वेशन ये होती है, और जो माइनॉरिटी रिवर्स बायस में क्या होता है, ऑलमोस्ट जो डायोड करंट होता है वो हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से मिल जाता है। मतलब उसमें कोई भी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से कोई भी करंट नहीं मिलता। ये होता है रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड में तो ये पूरी एप्लीकेबल है, रिवर्स में ऑलमोस्ट इसके इक्वल हो जाता है। मैम मतलब रिवर्स में लगाना नहीं है, बस आईडी को आई नॉट मानना है। हाँ, लिख सकते हैं हम, अप्रोक्सीमेशन में होता है वैसे ही। इसको सैचुरेशन करंट बोला जा रहा है, मतलब कांस्टेंट हो जाता है क्या इसका वैल्यू? हाँ हाँ, मैं अभी क्या उसमें जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे ना उसमें तुम्हें पता चल जाएगा सैचुरेशन कैसे बोला है उसको। एक मिनट। ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये फॉरवर्ड बायस में है और ये रिवर्स बायस। नॉर्मल डायोड को हम रिवर्स बायस में बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे इस पर करंट फ्लो होता है, और अगर हम ज़्यादा हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो जो डायोड है हमारी वो डैमेज हो सकती है। तो जनरली हम नॉर्मल जो डायोड्स होते हैं उनको फॉरवर्ड बायस में ही यूज करते हैं। अब इसमें ये जो वोल्टेज होती है, ये वोल्टेज ये बैरियर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती है, या फिर हम इसका दूसरा नाम दे सकते हैं कट इन वोल्टेज। ठीक, ये वो वोल्टेज है जब तक कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अब जैसे ही हम इससे ज़्यादा करंट वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाई करते हैं डायोड के अक्रॉस, तो उसके अंदर करंट इंक्रीज होगा एक्सपोनेंशियली। तो जो जर्मेनियम है उसके लिए वैल्यू होती है 0.3 वोल्ट, और जो सिलिकॉन होता है इसके लिए वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट। अब इन दोनों के लिए डिफरेंट वैल्यू क्यों है? तो कुछ मतलब कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, जैसे कि इन दोनों का जो एनर्जी बैंड गैप होता है वो भी अलग होता है, और उसके अलावा भी जो मटेरियल प्रॉपर्टीज के डिफरेंस की वजह से इसके जो कट इन वोल्टेज है वो अलग अलग है। ठीक है, अब ये है कि रिवर्स बायस में क्या होता है, पहले एक जब थोड़ा वो वोल्टेज अप्लाई करते हैं हम, बहुत कम अमाउंट में करंट फ्लो होता है माइक्रो एम्पियर, जिसे हम मेजर भी नहीं कर पाते। फिर एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे जाने के बाद देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन करंट, और जो वो वोल्टेज होता है उसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। यहाँ पे ये ब्रेकडाउन जो होता है वो दो रीजन की वजह से होता है। जब हम जीनर डायोड पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन करोगे कि दो रीजन कौन कौन से होते हैं। इसमें एक होता है जीनर ब्रेकडाउन और एक होता है एल्वेंची ब्रेकडाउन।
दो टाइप के ब्रेकडाउन होते हैं जिसकी वजह से मतलब ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज पे करंट जो है वो शार्पली इंक्रीज होता है। मैम ये एक बार कट इन वोल्टेज बता दीजिए आपने जो बनाया। कट इन वोल्टेज मतलब ये पर्टिकुलर वो वोल्टेज है जिससे पहले कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे डायोड का भी हमने देखा था कि उसको एक बैरियर मिल रहा है कि उसके पास आगे जाने मतलब जो पी साइड से होल्स है वो मूव नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है और इससे ज़्यादा बैरियर उनके पास सामने है। कहने का मतलब कि कोई एक वॉइस नहीं आ रही। नो वॉइस मैम। ये है। मैम अब जो आईवी करेक्ट, हाँ अब आपने जो बोला आवाज़ नहीं आ रही थी, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं ये बोल रही हूँ कट इन वोल्टेज वो होती है जब उससे पहले तक जो भी डायोड है उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, मतलब डायोड करंट नहीं होता वहाँ पे। जब हम जो बायसिंग अप्लाई करते हैं उसके बाद अगर बायसिंग हमने इतनी अप्लाई की है कि वो उस बैरियर से ज़्यादा है तो उसके अंदर करंट फ्लो होता है, वो भी करंट हमने देखा है एक्सपोनेंशियली फ्लो होता है। तो ये है वो कट इन वोल्टेज, मतलब जिससे पहले उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा डायोड के अंदर। ठीक है मैम। मैम हम लोग रिवर्स में डायोड इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि करंट बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर वोल्टेज पे। नहीं, मेन रीजन ये है कि जितना वोल्टेज हम अप्लाई लैब्स में हम जो उसको वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं एक डायोड को डैमेज होने मतलब ये है कि डायोड डैमेज हो जाती है रिवर्स बायस में यूज करने से क्योंकि हमें वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। यस मैम, मतलब उसका विड्थ चौड़ा होते जाता है, मतलब वो डिप्लेशन लेयर का, फिर वो बहुत ज्यादा हमें वोल्टेज बढ़ाना पड़ता है करंट फ्लो करने के हाँ लिए। हाँ हाँ। फॉर एग्जाम्पल अब हम किसी पीएन जंक्शन मतलब कोई डायोड हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर हम मान लो 10 वोल्ट तक उसको वोल्टेज दे सकते हैं, बट ये कोई श्योरिटी नहीं है अगर जब हम उसको रिवर्स बायस में यूज करें तो 10 वोल्ट तक में भी उसमें करंट फ्लो हो पाएगा या नहीं। तो अगर हम 10 वोल्ट से ज़्यादा अब उस डायोड को वोल्टेज देंगे तो वो डायोड ही जल जाएगी। इसीलिए ज़ेनर डायोड को डिज़ाइन किया गया इस तरीके से कि उसको हम रिवर्स बायस में यूज कर सकते हैं कि उस पर हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो डैमेज नहीं होगी। ओके मैम। ये हाँ। अब जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें उससे हम कुछ पैरामीटर्स फाइंड आउट करते हैं। एक होता है डीसी रेजिस्टेंस और एक होता है डायनामिक रेजिस्टेंस। ये वाला इम्पोर्टेंट है। डीसी रेजिस्टेंस जो सिंपल जो स्लॉप होता है इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं सॉरी स्लॉप से डीसी रेजिस्टेंस जो होता है वो जनरली रेशियो ऑफ वोल्टेज करंट होता है वीडी बाय आई। कहने का मतलब ये है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हमें निकालना है तो क्या आईडी की वैल्यू है और क्या वीडी की वैल्यू है। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे।
तो वो रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों का रेशियो डीसी रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। और एक होता है एसी रेजिस्टेंस। एसी रेजिस्टेंस जो होता है वो जस्ट रेसिप्रोकल होता है स्लोप ऑफ IV कैरेक्टरिस्टिक। डायनामिक और एसी सेम है क्या? क्या? डायनामिक रेजिस्टेंस और एसी रेजिस्टेंस जो आप अभी बोल रहे हो सेम है? हाँ सेम है। डायनामिक और इसको एसी भी बोलते हैं। मतलब डीसी इज लाइक डायरेक्ट, देयर इज नो चेंज, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेंगे हम। और एसी में क्या होता है, चेंज होते हैं पैरामीटर्स, जैसे कि करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, चेंज इन करंट एंड चेंज इन वोल्टेज। तो डीसी रेजिस्टेंस भी ऐसा ही है कि रेसिप्रोकल हो, स्लोप ऑफ रियल कैरेक्टरिस्टिक। मैम थोड़ा नीचे कर दीजिए। हम रेसिप्रोकल मतलब आईडी बाय वीडी हो रहा है ना? नहीं ठीक है। ये आई है, ये भी है। स्लोप क्या होगा, आई DI बाय बाई डी। डी। हाँ और मैंने क्या लिखा, जो रेसिप्रोकल। अब तो हम ये पता है कि डायोड करंट जो होता है वो इक्वल होता है V बाई मोटा VT माइनस मैम आवाज़ नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही। Is my screen visible? नो मैम। नो मैम। नो मैम। बट मेरी साइड से तो विजिबल है। तो मैम इधर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। मैम कुछ शो नहीं कर रहा है।
मैंने तो शेयर की हुई है, तुम लोगों को दिख नहीं रही? नहीं मैम। नो मैम। मैम फिर से कीजिए। जी मैम। अब विजिबल है? यस मैम। यस मैम। कहाँ पे डिसअपियर हुआ था? वो DI बाय DB से ये दिख रहा था इसके ऊपर से। जो ID इक्वल्स टू I नॉट आप लिख रहे थे फर्स्ट पेज वहाँ पर। DI/DV ये वाला एक्सप्लेन कर चुकी थी मैं। नो मैम। नो मैम। ID इसके ऊपर ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। डायोड इक्वेशन ये होती है ID इज इक्वल टू I नोट e की पावर v बाई नीटा VT माइनस 1। हम ये तो आर हमें क्या है? वोल्टेज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो I नोट ई वी बाई नीटा VT ये आ जाएगी वैल्यू। अब ये वाला जो कंपोनेंट है पूरा, ये इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो किसके इक्वल होगा? ID प्लस I नोट की। तो यहाँ से DI/DV की वैल्यू क्या होगी? ID प्लस I नोट बाई नीटा VT। हमें निकालना क्या है? R मतलब DV बाई DI, तो उसका रेसिप्रोकल कर लिया। अब अगर हम इसमें एक स्पेशल केस लें फॉरवर्ड बायस का, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, तो इसको ऑलमोस्ट हम अगर नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो R की वैल्यू क्या होगी? नीटा VT बाई ID। ये होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में। वैसे जनरल फॉर्मूला यही है। मैम वो ID प्लस I नॉट क्यों लिखे हैं, क्या बोले इसका रीजन? फॉरवर्ड बायस में मैंने I नोट को अप्रोक्सीमेशन में 0 किया है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में रिवर्स सैचुरेशन करंट बहुत कम होता है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं ऐसा। तो जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है, हमें एक बार ऊपर कर दीजिए, देख लिखना है। उसकी वैल्यू जो होगी वो होगी बीटा VT अपॉन ID प्लस IA। हेलो मैम, हाँ हम ऊपर कर दीजिए, अभी लिखना है तो। मैम आप जो ऊपर में लिखे हैं ना I नॉट ई टू द पावर V बाई ईटा VT, उसको डायरेक्ट ID प्लस I नॉट लिख रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं? अरे इसको ओपन कर लो ना। इस इक्वेशन को ओपन करो। डिफरेंशिएशन नहीं बोल रही हूँ मैम, वो मतलब ID प्लस I नॉट लिख रहे हैं ना उसको। डिफरेंशिएट किया है, V के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा ना। हाँ उसके बाद इसके बाद मैंने इसको ये कैसे लिखा, ये कह रहे हो तुम? हाँ मैंने केवल इस पैरामीटर को ये लिखा है ID प्लस I नोट। ये तो इस इक्वेशन से आ ही जाएगा ना। ID इज इक्वल टू I नोट e की पावर V नीटा VT माइनस I नोट होगा, तो मुझे इसके केवल इसकी वैल्यू चाहिए, तो वो I नोट इधर आ जाएगा प्लस में। वेट मैं लिख देती हूँ। ये किया। अब ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है R की वैल्यू डायनामिक रेजिस्टेंस है, और अगर इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा डायनामिक कंडक्टेंस। हम 1 मिनट ऊपर कर दो बस, थोड़ा सा रहता है। थोड़ा फास्ट लिखो, ऑलरेडी मैं बहुत स्लो लिखती हूँ। क्वेश्चन कैसे आएंगे थोड़ा बता दीजिए।
डायनेमिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला नहीं लिखा। क्या बोल रहे हो? डायनेमिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला नहीं लिख पाए, एक बार लिखा दीजिए। जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस लिखा है। क्वेश्चन कैसे आते हैं मैम, थोड़ा सा बता दीजिए। कंडक्टेंस क्या होते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस का? मैम IV कैरेक्टरिस्टिक्स पर जो आपने शार्प वाला पोर्शन ड्रॉ किया है वही रिवर्स सैचुरेशन करंट को डिनोट कर रहा है क्या? क्या? मतलब आपने जो IV कैरेक्टरिस्टिक्स पे रिवर्स बायस पे जो शार्प वाला पोर्शन ड्रॉ किया है वही रिवर्स सैचुरेशन करंट को ड्रॉ कर रहा है क्या, मतलब डिनोट कर रहा है क्या? ये है रिवर्स सिचुएशन। ओके मैम। कुछ न्यूमेरिकल पार्ट दिखते हैं पी जंक्शन डायोड का। इसके लिए कुछ दो बेसिक बातें पता होनी चाहिए आइडियल कंडीशन में, आइडियल या फिर प्रैक्टिकल डायोड के लिए। एक कंडीशन होगी फॉरवर्ड बायस में, इसे भी रिवर्स बायस। न्यूमेरिकल के लिए ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड बायस में पता ही है जब पी टाइप जो है अप्लाइड वोल्टेज के पॉजिटिव से कनेक्ट हो और एन टाइप नेगेटिव से कनेक्ट हो, और रिवर्स बायस में इसका जस्ट उल्टा होगा, जब पी टाइप जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो और एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो अप्लाइड वोल्टेज के। इसमें क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में हम ये पता है कि जो डायोड करंट होता है, मतलब जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट होता है वो ऑलमोस्ट मिनिमम होता है, मतलब उसको हम जीरो मान के चलते हैं। तो जो ये आरडी की वैल्यू होती है इसमें वो भी बहुत कम होती है। फॉरवर्ड बायस के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है। मैम कुछ लिख रहे हैं क्या? हाँ, दिख नहीं मैम रहा। शो नहीं हो रहा। ये मे बी नेटवर्क इशू हो सकता है। यस मैम आ गया। अभी विजिबल है? यस मैम। ओके, तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है कि पी टाइप जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है और एन साइड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर और अप्रॉक्सीमेशन में हम जीरो मान के चलते हैं, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है। और ये नॉर्मली जो है फॉरवर्ड बायस के केस में जो डायोड है वो एक क्लोज स्विच की तरह काम करती है। और वी कैन से क्लोज लूप की तरह काम करती है। लेकिन जो रिवर्स बायस होता है इसमें क्या होता है, जो आरडी की वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा होती है, वेरी लार्ज, मतलब अप्रॉक्सीमेशन में हम उसे इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। तो ये जो डायोड है इसमें एक्ट करती है एज अ ओपन लूप। का मतलब आईडी की वैल्यू में जीरो। मैम ये आईडी रिवर्स करंट है ना? आईडी रिवर्स करंट नहीं है, आईडी डायोड करंट है। रिवर्स करंट तो वैसे भी रिवर्स बायस में जीरो नहीं हो सकता, अभी तक मतलब फॉरवर्ड।
कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूज होते हो। ठीक है, अब एक न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, तो समझ आ जाएगा कि कैसे यूज करना है इस चीज को। अब इसमें क्या है कि दो डायोड सीरीज में कनेक्ट है, उनके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है। जो क्लोज लूप है इसमें हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये देख लो पहले कि ये जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस है भी या नहीं। अगर ये फॉरवर्ड बायस में नहीं होंगे तो ये दोनों हट जाएंगे, यहाँ तो कुछ भी करंट फ्लो होगा ही नहीं। फिर डायरेक्ट जो ये वोल्टेज होगी हमारी वो सारी की सारी यहीं आ जाएगी 12 वोल्टेज, क्योंकि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो वो डायरेक्ट हम इसके अक्रॉस निकालेंगे। फिर हमें पता चल जाएगा कि यहाँ 12 वोल्टेज है, रेजिस्टेंस इतना है और आई की वैल्यू फाइंड आउट। लेकिन ये फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी होगा और कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी होगा। और मैंने जैसे तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर सिलिकॉन डायोड कनेक्ट है तो उसके लिए वोल्टेज कितना लेना होगा, 0.7, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट। तो अब इन दोनों डायोड को, जैसे फॉरवर्ड बायस में कनेक्टेड है क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल जो है पी साइड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है और इसका एन वो पी से कनेक्ट है, मतलब ये दोनों जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में भी है और फॉरवर्ड बायस में भी है। मैम ये फॉरवर्ड बायस है इसलिए हम इसको नॉर्मल वोल्टेज मान रहे हैं। हाँ, अगर रिवर्स बायस में होता तो ये ओपन लूप की तरह वर्क करता, तो फिर मैम तो हम ये फिर डायोड कनेक्ट ही नहीं कर पाते। तो उसमें मैम फिर वो करंट फ्लो नहीं करता, क्या? उसमें करंट फ्लो नहीं करता ना। अगर रिवर्स बायस में कनेक्टेड होते तो नहीं करेगा। हाँ तो अब ये यहाँ सॉरी यहाँ 12 वोल्टेज अप्लाइड है। अब इसके तो 0.7 है और इसके तो 0.3 है और ये 5.6 किलो है। ट्राई करो आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी। नॉर्मल किरचॉफ वोल्टेज लो लगाओ। मैम ये 0.7 0.3 जो वोल्टेज है ये हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनिशियल वोल्टेज में। तुम्हारा लॉजिक ठीक भी है, पर अगर तुम केवीएल अप्लाई करोगे तो मिस्टेक नहीं करोगे आगे इस रेजिस्टेंस को यूज करने में। मैम ये 5.6 ओम दिए हैं, किलो ओम 5.6 है ना। हाँ हाँ हाँ। मैम अगर रिवर्स होता तो आपने जो कहा कि 12 वोल्ट हम वहाँ पर कंसीडर कर लेते, मतलब वो सिलिकॉन जर्मेनियम एग्जिस्ट नहीं करता ना तब, जब उसका 9 एग्जिस्ट मिलियन का कितना बोल रहे हो? 9 मिलियन का 2 एम्पियर। हाँ ठीक है, 2 मिली एम्पियर। यस मिली एम्पियर। अगर अगर पूछा जाए कि इसमें मैक्सिमम करंट किस डायोड से जा रहा है तो कैसे पता चलेगा? ये जिसने भी बोला उसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है और मतलब कम भी आ रही है।
जल्दी ट्राई करो, डिफिकल्ट नहीं ट्राई करो। ये बोला गया कि कौन सा डायोड से मैक्सिमम करंट जा रहा है, तो कैसे पता चलेगा? कहने का मतलब कि इसके अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है, इसके अक्रॉस करंट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आता है ना मैम कि कभी कभी पूछता है कि किस डायोड के अलॉन्ग मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए सीरीज है तो वो करंट, सर्किट अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट होगा। ये अभी सीरीज है तो दोनों- करंट तो सेम होगा ना। हाँ, मैं भी तो यही बोल रही हूँ, बात तो पूरी सुनो। क्योंकि अभी तो ये दोनों सेम सीरीज में कनेक्टेड है, तो दोनों में ऑलमोस्ट सेम करंट फ्लो होगा। जो तुम क्वेश्चन बोल रहे हो वो उसमें अरेंजमेंट कुछ अलग होगा, क्योंकि जो बेसिक्स है वो तो चेंज नहीं हो सकते। इसमें वोल्टेज अलग है, इसमें वोल्टेज अलग है, दोनों के अक्रॉस रेजिस्टेंस अलग होगा, बट करंट दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्ट है। जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो उसमें ये हो सकता है अरेंजमेंट कुछ डिफरेंट होगा, तो वहाँ पे होता है कि इस डायोड से कितना करंट फ्लो होगा, तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो कर सकते हैं। मैम जब ये रिवर्स बायस पे रहेगा तो वो 12 वोल्ट यहाँ पर कैसे आ जाता है? मतलब वो तो क्लोज्ड सर्किट बन जाता है ना फिर? नहीं मतलब ओपन। ऊपर क्या लिखा है कि वो ओपन सर्किट की तरह भी हो करेगा। मैं ये बात 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, मतलब लाइक ये ओपन है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो किसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा? नो, जीरो करंट होगा यहाँ। ये वाला वोल्टेज एज इट इज यहाँ आ जाएगा। फिर बस इसके अक्रॉस जो करंट होगा वो हम फाइंड आउट कर लेंगे, V इज इक्वल टू IR से। ये होगा। हम एक बार करके तब आप तो नहीं आ रहा है। सर्किट को जितना सिंपल बना सकते हो उतना बनाना, बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना, वरना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी रहेगा जब तक उसको सिंपल में नहीं कन्वर्ट करोगे। अगर हम KVL लगाते हैं तो जो हमने सीखा है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। 0.7 प्लस 0.3 प्लस 5.6 इंटू 10 की पावर 3 आई, 5.6 इंटू 10 की पावर 3 आई इक्वल टू 12 माइनस 1 11 आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेशनली 1.95 होना चाहिए, तो हम फिर भी लिख सकते हैं। सेंटर फिल करना है। लेवल में तो सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा मैम। क्या? पहले वाले में तो सर्किट ही ब्रेक हो जाएगा, D2 वाला में डायोड ही उल्टा है। वो तुम लोग देखा ना क्या होगा क्या नहीं।
मैंने ऊपर कुछ लिखा है होमवर्क। हेलो मैम। हाँ स्वाति बोलो। मैम ऊपर के क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, जैसे V इक्वल्स टू IR होता है तो ये वोल्टेज तो 12 इधर साइड लिखा ना, लेकिन डायोड का जो वोल्टेज है वो मतलब अपोजिट साइड में क्यों लिखा? एक मिनट ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दूँ फिर। ओके मैम। I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस सर्किट में। नॉर्मल KVL और KCL का यूज करके फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे यहाँ से I1 करंट आ रहा है, यहाँ से I2 करंट जा रहा है, तो इस जो ये 5 ओम रेजिस्टेंस है इसके अंदर I1 प्लस I2 करंट फ्लो होगा और इसके अंदर नॉर्मल तुम्हें KVL लगाना है। तो वहाँ से तुम्हें अपने आप I1 और I2 की वैल्यू पता चल जाएगी। और जो बेसिक्स हैं डायोड के वो देख लेना कि ये कब बची है और कब बची। मैम एग्जाम में डायोड को आइडियल ही मानते हैं, अगर नहीं भी दिया हुआ रहेगा तो भी। मोस्ट प्रोबेबली आइडियल ही होता है। हाँ आइडियल लेके ही करना होता है क्वेश्चन को। मैम यहाँ पर डायोड कौन से हैं, सिलिकॉन या जर्मेनियम? नहीं वो कुछ वोल्टेज का वो भी नहीं है इसमें कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है। ये एक टाइप ऑफ रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा तुम्हें, जिसके अक्रॉस तुम्हें करंट फाइंड आउट करना है। ऐसा कुछ नहीं है इसमें इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। बस एक आइडियल डायोड है, किसी का भी हो सकता है। मैम यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी ना, मतलब कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आएगी करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ट्राई करके देखो। एक मिनट मैं तुम्हें थोड़ा हिंट दे देती हूँ कैसे करना है क्वेश्चन। पूरा नहीं सॉल्व करूँगी, तुम ट्राई करना, ग्रुप में डिस्कस करना। नहीं होता है तो मुझे टैग कर देना और बाकी मैं फिर कल क्लास में बता दूँगी, बट पहले खुद ट्राई करना। मैम ऊपर वाला बता दीजिए। एक मिनट साथ ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करके फिर बता दूँगी। ये जो है पहला एक लूप इसमें ये बनेगा, एक लूप इधर बनेगा। इधर तुम्हें नॉर्मल KVL लगाना है। ये +2 वोल्ट है जो मैंने पैटर्न तुम्हें सिखाया था, उससे लगाना कि इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस, I1 माइनस जो भी है मतलब माइनस I1, इनके अक्रॉस करंट फ्लो है I1, फिर इधर माइनस या प्लस जो भी है फिर इसके अक्रॉस, फिर उसको लिख लेना। उसके बाद इसके अक्रॉस KVL लगाना और उसको लिखना और फिर उन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना। मतलब दो अलजेब्रिक इक्वेशंस बनेगी I1 और I2 के टर्म्स में। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, वहाँ से तुम्हें I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सिंपल, कितना करना है इसको, बस तुम्हें प्लस माइनस का ध्यान रखना होगा। I1 जब तुम इक्वेशन लिखोगे और कुछ भी नहीं है। मैम पहला और दूसरा कौन सा सर्किट है बताना। एक तो ये है, एक मिनट, एक तो लूप इसमें बनेगा और एक ये रहेगा। लूप बनेगा कैसे जब डायोड ही उल्टा है तो? मतलब वो तो पूरा ओवरऑल लूप बनेगा, डायोड तो उल्टा है ना। डायोड उल्टा है बट इसके अक्रॉस ये भी तो देखो, यहाँ वोल्टेज क्या लगा हुआ है। ये सीरीज सर्किट तो ब्रेक हो जाएगा ना, रेजिस्टेंस के बाद सर्किट ब्रेक नहीं होगा। नहीं उससे करंट फ्लो नहीं होगा, बस करंट फ्लो नहीं होगा तो सर्किट कहाँ से रहेगा? तुम लोग देखना, मैं कल एक्सप्लेन कर दूँगी, एक्सप्लेन कल करूँगी। अब ट्राई करना सॉल्व करने का। मैं आंसर लिख देती हूँ क्या वैल्यू आएगी। सीरीज पैरेलल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सब चीज़ ध्यान में रखते फिर प्रॉब्लम सोल्व। मैम डायोड को जैसे सिलिकॉन डायोड रहता है उसको हटा के 0.3 0.7 तभी लिखते हैं जब वो
फॉरवर्ड में रहेगा तो और आइडियल रहेगा। फॉरवर्ड में भी हो और मेंशन भी हो कि वो कौन से टाइप का डायोड है, सिलिकॉन जर्मेनियम। अब जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी टाइप मेंशन नहीं किया है, केवल लिखा आइडियल डायोड, तो यहाँ तुम उसको रिप्लेस करके 0.3 या 0.7 कुछ ऐसा नहीं लिख सकते। जो मैंने तुम्हें पहले क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने मेंशन किया हुआ था कि वो सिलिकॉन डायोड है, जर्मेनियम डायोड है, और वो केवल फॉरवर्ड बायस में ही हम यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली। हाँ, अभी देखिए रिवर्स में तो ओपन लूप हो जाएगा ना, तो वोल्टेज तो लिख नहीं सकते हटा के। उसमें कुछ करंट फ्लो होगा भी नहीं वहाँ पे। हाँ आपने जो बोला सुने नहीं, वो आइडियल डायोड का कोई वैल्यू नहीं लेंगे ना हम लोग। क्या आइडियल डायोड? आइडियल डायोड का वैल्यू क्या लेंगे मतलब सिलिकॉन वाला उसका तो वैल्यू तुम्हें फाइंड आउट करना है, उसके अक्रॉस को करंट निकालना है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, अगर वो तो तब निकलेगा जब मेरे पास डायोड फॉरवर्ड बायस में है, एक मिनट, अगर वो फॉरवर्ड बायस में है और उसके अक्रॉस करंट फ्लो हो रहा है तो उस डायोड को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक क्लोज लूप की तरह, मतलब कि एक नॉर्मल वायर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर वो रिवर्स बायस में तो वो ओपन लूप हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, तो एक सर्किट ये कह सकते हो बीच से ब्रेक हो जाएगा। ये होता है, मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, ध्यान से सुनना चाहिए। हम ये सिंपल वायर का कोई वैल्यू तो नहीं रहेगा, बस ऐसे ही सिंपल वायर हो जाएगा क्लोज लूप ना। कुछ यहाँ पे ये बोल सकते हो तुम, इस डायोड से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, तो एक वायर से मैंने इसको रिप्लेस किया है बस सर्किट को सिंपल बनाने के लिए। इसका मतलब ये है कि मैंने डायोड हटा दिया। मैम, और अगर डायोड में पहले बस सिंपल वायर में चेंज करना, और अगर डायोड का वैल्यू नहीं, डायोड दिया हुआ रहेगा सिलिकॉन, तो वो सिंपल वायर में वोल्टेज एड ऑन होगा ना, मतलब 0.7 करेंगे। हाँ ओके स्वाति, क्या डाउट है तुम्हारा, आप पूछो। मैम जैसे इस क्वेश्चन में 12 इस साइड लिखा है ना, तो डायोड में भी तो वो वोल्टेज दिया हुआ है ना, तो 12 माइनस 0.7 माइनस 0.3 इक्वल्स टू वी आई होगा, इक्वल टू आई आर होगा ना, मतलब वी इक्वल्स टू आई आर अगर करेंगे तो जो तुम ये बोल रहे हो 12 माइनस 0.7 माइनस 0.3 इक्वल टू आई आर, ये यस मैम, यही मैंने भी लिखा है। नहीं मैम एक्चुअली प्लस में, क्योंकि वो तो वोल्टेज है ना। प्लस हो रहा है ना, तो अगर लेफ्ट में भी लिखोगे तो माइनस होगा ना उसमें। मैम यहाँ पे जो नोड है ये 12 वोल्ट वाला, अगर वहाँ पे एक नया वोल्ट आ जाता, मान लीजिए 10 वोल्ट आता, तो मेरा 5.6 किलो ओम के रेजिस्टेंस के लिए हम पूरा वोल्टेज नहीं लेते ना, सिर्फ वो 10 वोल्ट को कंसिडर करते हैं अगर हमको उसमें करंट निकालना है तो। क्या क्या कहाँ पे एक वोल्टेज और लेते तुम? 5.6 किलो ओम के ऊपर वो जो नोड है ना, तो उस नोड पे मान लीजिए हम 10 वोल्ट ले लिए, तो मान लीजिए अगर हमको 5.6 किलो ओम के अक्रॉस हमको करंट निकालना है, तो मेरे को ये उससे पहले जितना भी डायोड और वोल्टेज दिया वो मैटर नहीं करता ना करंट निकालने के लिए। हाँ, यही वो करते ना V/R जो भी है 10/5.6, तो आई निकल जाता। तुम ये कहना चाह रहे हो कि V इज इक्वल टू आई आर, V की वैल्यू में यहाँ पे 10 रख के I की वैल्यू फाइंड आउट करी, ये कहना चाह रहे हो? हाँ मतलब उससे पहले जो ये जो दो डायोड का वैल्यू और 12 वोल्ट वो फिर मैटर नहीं करता ना। टॉप भी वैसे भी इतना ही हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ नहीं, सॉरी यहाँ 11 बचेगा, बट तुम 10 बोल रहे हो तो रिजल्ट तो सही भी आना चाहिए। अगर इसमें अब पहले कोई एक और वोल्टेज ऐसा ड्रॉप लगा दे जिसके अक्रॉस 1 वोल्ट होगा, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है? मेरा क्वेश्चन है कि जो नोड पे जो नया वोल्टेज अप्लाई हुआ है ना 10 वोल्ट, और मेरे को अगर
5.6 किलो ओम से अगर मेरे को रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब 5.6 किलो ओम से मेरे को अगर करंट निकालना है, तो मेरे को जो करंट होगा वो मतलब ये पूरा हम केसीएल लगाना ज़रूरी नहीं है ना, ये 10 वोल्ट है और 5.6 किलो ओम है, उसी से हम करंट निकाल सकते हैं ना। ठीक है, 5.6 तुम्हारा किलो डाउट, तुम्हारा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि एक रेजिस्टेंस है, इस नोड के अक्रॉस कुछ वोल्टेज है, फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट तुम जैसे मुझे बोल रहे हो, और यहाँ पे 0 है, तो इसके अक्रॉस मुझे केवीएल केसीएल निकालने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा है तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 10 वोल्ट था और यहाँ पे ग्राउंड का मतलब क्या होता है 0 वोल्ट, तो इसका मतलब 10 वोल्ट और कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो गया है और फिर यहाँ पे अप्रॉक्स 0 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट ही इसके अक्रॉस रहेगा। V = IR लगा लो, यहाँ से हमें I की वैल्यू पता चल जाएगी, जो करंट फ्लो होगा। हेलो मैम। हाँ मैम उस टाइम मैंने गलत बोल दिया था। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जो 12 है ये तो वोल्टेज है, और ये 0.7 और 0.3 भी वोल्टेज है, और ये 5.6 इंटू आई है, ये तो आई आर होगा ना, तो V = IR, तो मतलब ये इधर जाके प्लस होना चाहिए ना 12th में। तुम मेरे मतलब को मेरा ये कंफ्यूजन है। चाहे पर्सनल सेंड कर देना, मैं तुम्हारी क्वेरी समझ नहीं पा रही हूँ कि V = IR होगा, वो प्लस होगा या माइनस होगा। ओके मैम। मैम जो Okay, this is all today. We will meet tomorrow. Thank you guys. Okay, ma'am. होमवर्क असाइनमेंट मिलेगा। हेलो मैम।